नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उत्थान क्लासेज की तरफ से अपन वैदिक भारत वैदिक सभ्यता यानी कि दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्राचीन सभ्यताएं। उनमें वैदिक सभ्यताएं चल रही है और वैदिक सभ्यता की मेरे को लगता है कि 2 क्लासें अपन बढ़ा लेंगे। कि पहली क्लास तो ऋग्वैदिक काल की, पहले वैदिक काल की अभी 1 क्लास पहले हमने बना ली है कि वैदिक काल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि आर्य कहाँ से आए थे और आर्य में आर्य का स्थान क्या क्या रहा होगा, विद्वानों का मत क्या रहेगा, आर्यों का अर्थ क्या है, आर्य प्रजाति क्या है, इनके विषय में अपन ने पहली क्लास में पढ़ लिया था। तो अब जो क्लास है वो यानी कि जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया है, वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत थे उसके विषय में मैंने पूरा ऋग्वैदिक काल के विषय में पूरा पढ़ा दिया है। तो उसके विषय में अपन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उस काल के विषय में पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जो पूरा था वो पूरा का पूरा मैंने उस समय पढ़ा दिया था। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने बोला था कि वैदिक काल में जो अपने साहित्यिक स्रोत हैं वैदिक काल के, वो पूरा अभी जब मैं साहित्यिक स्रोत पढ़ा रहा हूँ भारतीय इतिहास की जानकारी के, उसमें जो वैदिक साहित्य पढ़ा रहा हूँ यही वैदिक काल में आएंगे, यही वैदिक काल में आएंगे। तो इसलिए मैं यहीं पर ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये नहीं पढ़ाएंगे, है ना। और अब पढ़ेंगे अपने जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के विषय में, शिक्षा के विषय में, उनके जो जीवन के विषय में अपन ही पढ़ेंगे। और जो पहले हैं वो इसमें जोड़ लेना, आप जोड़ो तो जोड़ो या वहीं पे पढ़ लेना, वो ही साहित्य इसमें है। कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वो मैं लिखवा दूंगा, आप टेंशन फ्री हो। तो दूसरा टॉपिक भी अपना वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा दीपावली की छुट्टियों से पहले। और दीपावली की छुट्टियों के बाद अपने साथ साथ में राजस्थान कला और संस्कृति और प्राचीन भारत अपना चल ही रहा है और राजनीति विज्ञान, तीनों। जब राजनीति विज्ञान का टॉपिक खत्म हो जाएगा या प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा तो आधुनिक भारत ले लेंगे। मध्यकालीन भारत छोड़ देंगे एक बार, क्योंकि मध्यकालीन भारत में इतने परसेंट भी कला और संस्कृति से 2 या 3% आते हैं और ज़्यादातर प्राचीन आधुनिक भारत से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी आधुनिक भारत का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अपन फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से आधुनिक भारत पढ़ लेंगे। अभी पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व, जबकि ऋग्वैदिक काल है 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जो ऋग्वैदिक कालीन जो ये काल था, ये एक ग्रामीण सेंस अपन मान सकते हैं। ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, वो एक नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो ये ग्रामीण सभ्यता और वो नगरीय सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। आप अभी भी जाके देख लेना, गाँव में अपने बुढ़ा डोकरा की चल है। गाँव में किसकी चलती है? बुढ़ा डोकरा की चल है गाँव में। और शहर में जाके चले जाना आप, शहर में जो वहाँ लेडीजें ही सब कुछ करती हैं, वहाँ लेडीजें ही सब कुछ करती हैं और उनकी ही चलती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो नगर में और शहर में अभी भी माता की ही चलती है, पिता से ज़्यादा। पिता सिर्फ कमाने का होता है। और गाँव में पितृसत्तात्मक, दादो ही पूरा निर्णय लेवा है, दादो ही पूरा निर्णय लेवा है। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, तो पितृसत्तात्मक थी। कौन सी थी? पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी और ग्रामीणों के साथ साथ पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। और ये पशुपालन, कृषि, तीनों, पशुपालन व कृषि, कृषि व व्यवसाय भी करते थे। ये क्या करते थे? व्यवसाय भी करते थे। भाई तीनों ही साधन थे इनके। लेकिन कृषि और पशुपालन, कृषि और
पशुपालन का महत्वपूर्ण साधन था। आजीविका के कृषि और पशुपालन महत्वपूर्ण साधन था। गाय को पवित्र मानते थे, अपन ने वहीं से सीखा है कि वैदिक सभ्यता में आर्य गाय को और घोड़े को बहुत ही अत्यधिक, घोड़े को प्रिय, उनका पालतू जो जानवर था वो घोड़ा, यानी कि घोड़े पे बैठ के घोड़े से रेस लगवाना, अन्य मनोरंजन के साधन थे। कुत्ता था, घोड़ा था, गाय जिस पवित्र मानते थे, जिसको अगण्य मानते थे कि जिसको मारा नहीं जा सकता, यदि मार दिया तो मृत्यु दंड की प्रावधान थे। तो इस तरह से अपन मान सकते हैं कि ऋग्वेदिक, और इसमें अनेक नदियों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियाँ अपन पढ़ेंगे। तो इसमें ये सिंधु कहाँ, इसका क्षेत्र क्या हो सकता है? इसका क्षेत्र ऋग्वेदिक काल का क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि सिंधु है एक, तो सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ तक है? सिंधु वह उनकी सहायक नदियाँ, सिंधु व उनकी सहायक नदियाँ के आसपास का क्षेत्र, के आसपास का क्षेत्र, यानी कि सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो उसका सहायक क्षेत्र था। और वो क्षेत्र क्या कहलाता था? सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता। तो इसमें एक तो सिंधु नदी महत्वपूर्ण हो गई। तो महत्वपूर्ण नदी तो हो गई सिंधु नदी। महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी। लेकिन इसमें सरस्वती नदी का भी जिक्र है। सरस्वती नदी का भी जिक्र है। सरस्वती नदी, इसको नदीत्मा कहते थे। नदीत्मा कहते थे। पर सरस्वती नदी का भी जिक्र है इसमें। उसको क्या कहते थे? नदीत्मा कहते थे। क्या कहते थे? नदीत्मा कहते थे। और गंगा और सरयू नदी का भी एक एक बार जिक्र है। कौन सी नदी? गंगा नदी व सरयू नदी। सरयू नदी का भी, नदियों का भी एक बार जिक्र है। एक एक बार जिक्र है, यानी कि इनके बारे में भी एक चर्चा की गई है। और यमुना नदी का भी 3 बार उल्लेख किया गया है। ये लिख लो, ये चीजें काम में आने वाली हैं। यमुना नदी का भी 3 बार जिक्र है, 3 बार उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद में। किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में उल्लेख है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। और इसके बाद अपन लिखेंगे प्राचीन ऋग्वेदिक कालिक प्रमुख नदियाँ और उसके उपनाम। इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता है। ये 2018 के रीट में आया हुआ प्रश्न है। तो ज़्यादातर यदि प्रश्न रीट में या इसके चतुर्थ श्रेणी में या अन्य जो परीक्षाएं हैं राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड की, उनमें और केंद्र की भर्तियों में भी विशेष तौर पे ये ऋग्वेदिक कालिक की नदियों के बारे में मिलान पूछा जाता है। क्योंकि 1-2 बार परीक्षा में मैंने देखा है कि ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां हैं उनका मिलान किया हुआ आपको केंद्र की भर्तियों में मिलता है। यहाँ तक कि आरएस और यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी प्राचीन काल की नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से मिलान पूछा जाता है। तो अपन इसके बाद यही पढ़ेंगे। एक बार इनका जिक्र कर लेते हैं कि जो ऋग्वेदिक कालिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है। तो ये ग्रामीण सभ्यता है तो पितृसत्तात्मक सभ्यता ही से यहाँ पशुपालन व कृषि का व्यवसाय भी करते थे। क्षेत्र में सप्त सिंधु प्रदेश है। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी हो गई क्योंकि सिंधु के आसपास ये लोग रहे थे। उसके बाद सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है और उसको नदीत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदीत्मा कहा गया है। गंगा और सरयू नदी का भी एक बार उल्लेख है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में एक नोट लगा के लिख लो। ऋग्वेद में लोहे का
उल्लेख नहीं है। अपने कई कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख है? ऋग्वेद में नहीं है, उत्तरवेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में नहीं है। या ऋग्वेदिक काल लिख लो या ऋग्वेद में लिख लो, ऋग्वेद में लिख लो या ऋग्वेदिक काल में लिख लो कि लोहे का उल्लेख नहीं है। जबकि उत्तरवेदिक काल यानी कि वेदों के बाद के काल में लोहे का उल्लेख हो जाता है। लोहे का उल्लेख होने के कारण द्वितीय नगरीय सभ्यता यानी कि द्वितीय नगरीय सभ्यता औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण एक मगध साम्राज्य का उदय होता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए और उसके बाद अपने आगे प्राचीन नदियाँ और उनके नाम लिखते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, मैं अलग हो जाता हूँ। ले लिया, चलो आगे बढ़। प्राचीन काल की जो प्रमुख नदियाँ हैं, ऋग्वेदिक काल की जो नदियाँ हैं उनके प्राचीन नाम भी हैं और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा दी। और जितनी किताब में थी, एनसीईआरटी में थी, सभी लेके आ गए, सभी के सभी लेके आ गए। जो एनसीईआरटी में थी, किताब में थी, सभी की सभी लेके आ गया। तो आप देखिए, नदी और प्राचीन नाम, नदी और प्राचीन नाम कि सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था। सतलज नदी को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? शतुद्री कहा जाता था। चिनाब नदी को, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था। चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता था। सिंध नदी को सिंधु कहा जाता था। सिंध नदी को सिंधु कहा जाता है। गोमल को गोमती कहा जाता था। सोहन को सुषमा कहा जाता था और व्यास को विपाशा कहा जाता था। याद करिए, साथ साथ क्लास में याद करते रहिए तो आपके लिए बेहतर होगा। सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था। चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता था। सिंध नदी को सिंधु कहा जाता था। गोमल नदी को गोमती कहा जाता था। सोहन नदी को सुषमा कहा जाता था। व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, एक तो ये लगा लो इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादातर है। एक व्यास नदी के बारे में पूछ लिया जाता है। रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और झेलम विपस्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा गंडक सदा नीरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक मैंने सरस्वती, प्राचीन काल में सरस्वती, घग्गर, द्वस्वती, द्वस्वती, घग्गर और नदीत्मा, नदीत्मा कहा जाता था। रावी पुरुषनी, झेलम विस्तिस्ता, कुर्रम कुर्मू, काबुल कुम्मा, स्वात स्वास्तु, गंडक सदानीरा, सरस्वती, द्वस्वती, घग्गर या नदीत्मा कहा जाता था। जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके नाम से, सतलज के भी नाम से अपन पकड़ सकते हैं। चिनाव के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि जिसके नाम से नहीं पता चल रहा, बाकी के सबसे, सिंध को सिंधु नाम से पकड़ा जा रहा है, गोमल को गोमती, गोमल को गोमती और चिनाब को अस्कनी, ये नाम से नहीं पता जा रहा है कि चिनाब को अस्कनी कहा जाता है। रावी को पुरुषनी, झेलम को वितिस्ता, गंडक को सिदानीरा और सरस्वती, दस्वती, घग्गर, नदीत्मा, ये सभी नाम सरस्वती नदी के थे। ठीक है, तो ये प्राचीन नाम है। किसके प्राचीन नाम? जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और उन नदियों, जो आधुनिक नदी उस आधुनिक काल में अपन जिस नाम से जानते हैं और प्राचीन काल में किस नाम से जाने। यूपीएससी से लेकर छोटी से छोटी एग्जाम तक इन नदियों का मिलान या सीधी सीधी कि ऋग्वैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में, दोनों काल के लिए मैं एक साथ लेके आ गया आपके लिए कि नदियों के नाम क्या थे। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में नदियों को क्या कहा जाता है। नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए और नियमित रूप से उत्थान क्लासेस से जुड़े रहिए। वीडियो देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और शुरू से जो क्लासें डाली गई हैं उनको भी देखिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर अपन पढ़ते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, लीजिए स्क्रीनशॉट। ऋग्वेद में यदि अपने राजनीतिक जीवन की, या ऋग्वेद में सबसे जो छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई राजनीतिक जीवन में ग्राम थी। भाई आज भी ग्राम है, उस समय भी ग्राम ही थी, यानी कि गांव थी। और कबीलाएं अलाउड थे,
कैसे लोग थे? घुमक्कड़ या कबीलाई लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कबीलों के रूप में रहते थे। और 10 कबीले थे, अपन जानते हैं कि जनपदों में 10 कबीले थे, आर्य और अनार्यों में बटे हुए थे। जब दशराज का युद्ध हुआ, 10 कबीले आर्य और अनार्य, और एक तरफ भरत कुरुवंश भरत राजा लड़ता है, और एक कुरुवंश का भरत लड़ता है, और एक तरफ 5 आर्य और 5 अनार्य वो लड़ते हैं, वो दशराज का युद्ध करते हैं। तो ये कबीलाई प्रजाति के यानी कि कबीलाई लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। राजनीतिक इकाइयों की बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई थी वो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। ग्राम से बनते थे विष, ग्राम से विष, और विष से जन। आप समझते जाइए, ग्राम से बनते थे विष, और कबीलाए लोग थे। कैसे लोग थे? घुमक्कड़िया कबीलाए और लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इनकी जो इकाइयाँ थी, सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो जब सबसे छोटी इकाई थी, ये सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। जो इसका मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया, उसको मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। सबसे छोटी इकाई थी राजनीति की, और इसका जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे। दूसरा, ग्रामों से मिलकर क्या बनते थे? विष, और विष के मुखिया को विषपति कहते थे। क्या कहते थे? विषपति। यानी कि गांव के मुखिया को ग्रामीणी और विष के मुखिया को विषपति कहते थे। विष के मुखिया को क्या कहते थे? विषपति कहते थे। क्या कहते थे? विषपति कहते थे। और विषों से मिलकर जन बनता था। विषों से मिलकर जन बनता था, जिसका शासक राजा या कबीला के मुखिया होता था। जो कबीलाए का मुखिया होता था उसका विषों का समूह है। इसमें या तो राजा होता था या जनपति होता था। क्या होता था? जनपति होता था। तो सबसे छोटी इकाई, और यह किसकी है? ग्रामों के समूह से मिलकर बना है। और यह किससे? विष के समूह से, विषों के समूह से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? विषों के समूह से मिलकर बना है। और जन का 295 बार ऋग्वेद में 295 बार उल्लेख हुआ है। यानी कि जन नाम का उल्लेख ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक सभ्यता में कितनी बार हुआ है? 295 बार, यानी कि 275, सॉरी, कितनी बार? 275 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 275 बार उल्लेख हुआ है। किसका? जन का। किसका? जन नाम का 275 बार होगा। ऋग्वेदिक में सबसे छोटी इकाई आप देखोगे तो ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई है। ग्रामों से मिलकर विष बनता है और विषों से मिलकर जन बनता है। ग्राम के मुखिया को अपन कहते हैं ग्रामीणी, जबकि विष के मुखिया को अपन कहते हैं विषपति, और जबकि जन के मुखिया को अपन कहते हैं राजा या जनपति। और राजा वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत नहीं होता था राजा। जो राजा है वो वंशानुगत नहीं होता था। इन पे संस्थाएं थी। क्या थी? संस्था थी। वो संस्था कौन कौन सी थी? एक तो सभा, एक समिति और एक विदत। सभा, समिति और विदत। वो इनका क्या करते थे? राजा, यानी कि वंशानुगत नहीं होता था राजा वो चुनते थे। यानी कि अपन कह सकते हैं कि गणतंत्रात्मक। कौन सी? गणतंत्रात्मक प्रणाली थी।
राजतंत्र थी, राजतंत्र भी हो सकती है क्योंकि राजा तो था, राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक। राजतंत्र तो थी लेकिन जनता अपने में से चुन सकती थी, ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये बात नहीं थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इनमें जो समितियां थी राजा को बनाने के लिए, राजा के विचार विमर्श के लिए जो समितियां थी उनके ऊपर जिक्र कर लेते हैं। लिख लिया? चलो मैं मिटा देता हूं। जो राजा के सहयोग के लिए जो समितियां थी वो 3 थी, वैसे 4 थी लेकिन अपन 3 मुख्य रूप से पढ़ते हैं। सभा, एक समिति और एक थी विदत, एक थी विदत। इन ऋग्वैदिक काल में इन समितियों का और इन समितियों से प्रश्न भी आ जाता है। इन समितियों से प्रश्न भी आ जाता है। तो जो वर्धजन कौन थे? वर्धजन वह अभिजात वर्ग के लोग सभा में होते थे। किसमें? सभा के सदस्य, सभा के सदस्य होते थे। वर्धजन और अभिजात वर्ग के लोग सभा के सदस्य होते थे। जबकि समिति में सामान्य लोग, समिति में सभी, ये मान लो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होगा, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। और सभा का 8 बार जिक्र है, जबकि ऋग्वैदिक काल में सभा का 8 बार उल्लेख है, 8 बार उल्लेख है। जबकि समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 9 बार उल्लेख है। सभा और समिति यानी कि आज की राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, उस समय की राज्यसभा और लोकसभा जो थी वो थी सभा और समिति, सभा और समिति। सभा में वर्धजन या अभिजात वर्ग के लोग, वर्धजन या अभिजात वर्ग के लोग इसमें वो ले सकते थे भाग, और समिति में सामान्य जनता के प्रतिनिधि ले सकते थे, सामान्य जनता के प्रतिनिधि ले सकते थे। विदत में कौन लेते थे? आर्यों की सबसे प्राचीन तो सभ्यता थी, आर्यों की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और लूटपाट के ऊपर उसका, लूटपाट के जो भी सामान है, लूटपाट के सामान का बंटवारे का काम करती थी, काम करती थी, लूटपाट के बंटवारे का काम करती थी, लूटपाट के बंटवारे का काम करती थी। कौन? विदत। और इसका उल्लेख 22 बार है, इसका उल्लेख कितनी बार है? 122 बार है। इसका उल्लेख कितनी बार है? 122 बार इसका उल्लेख है। और जबकि विदत में महिलाओं की एंट्री बैन, और सभा और समिति में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। इन दोनों में
कौन भाग ले सकती थी? महिलाएं भी भाग ले सकती थी, महिलाएं भी भाग लेती थी। जबकि विद्वत में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, विद्वत में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे। तो कल से राजनीतिक जीवन जो बचा है ऋग्वैदिक काल का वो और उत्तर वैदिक काल एक ही क्लास में पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। धन्यवाद। राम राम सा।